बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 15 मुलाहिज़ा फरमाएं। तारक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने कनखियों से माधुरी की तरफ देखा। उसका ख्याल था माधुरी ने उसे फंसाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था, लेकिन माधुरी का चेहरा भी खौफ से पीला पड़ गया था और उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था, जिसका मतलब था कि सूरत-ए-हाल ने उसे भी खौफज़दा कर दिया था। तारक बेंच से उठकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तारक बोला, बंद करो बकवास, मैं तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ। वो कुर्राया, और ये कुतिया ये तो मारे आस्तीन साबित हुई। इसका वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। याद तो तुम करोगे मिस्टर। पिस्तौल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो जिस्म में इतनी गोलियां पेवुस्त होंगी कि कोई इन्हें शुमार नहीं कर सकेगा। यह आवाज पुलिस ऑफिसर की पूंछ से सुनाई दी थी और जाहिर है वो दिलशेर के अलावा और कौन हो सकता था। पुलिस ऑफिसर को अपनी पूंछ पर कोई सख्त सी चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा धुआं हो गया और उसने पिस्तौल तारक की गर्दन से हटाकर फेंक दिया। पिस्तौल उठा लो तारक, दिलशेर ने कहा। तारक ने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। इसी दौरान दिलशेर सामने आ गया। उसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी। ये लकड़ी ही उसने पिस्तौल ऑफिसर की पूंछ से रखाकर उसे पिस्तौल फेंकने पर मजबूर कर दिया था। तुम तो बड़े बुज़दिल निकले, दिलशेर लकड़ी को हरकत देते हुए बोला। तो तुम लोग बच नहीं सकोगे, पुलिस ऑफिसर अकलाया। होटल में इस वक्त सादा लिबास में दर्जनों पुलिस वाले मौजूद हैं, तुम लोग भाग नहीं सकोगे। मैं जानता हूँ, दिलशेर मुस्कुराया, लेकिन वो तमाम पुलिस वाले तुम्हारे मिनिस्टर के साथ उस यहूदी रकासा के हुस्न के शहर में जकड़े हुए हैं। इस वक्त अगर कोई तुम्हारे मिनिस्टर को भी गोली मार दे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। पुलिस ऑफिसर खौफजदा सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। दिलशेर ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। होटल में अगरचे सादा लिबास में भी कई पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वो सब हॉल में या मेन गेट की तरफ थे। स्विमिंग पूल पर क्या हो रहा था ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ने अचानक ही तारक पर छलांग लगा दी। उसने एक हाथ तारक के पिस्तौल वाले हाथ पर डाल दिया। तारक के लिए ये सूरत-ए-हाल कतई गैर मुतवक्के थी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर ने पिस्तौल पर छलांग लगा दी। ठीक उसी वक्त माधुरी ने भी पिस्तौल पर छलांग लगा दी। खौफजदा होने के बावजूद उसे एहसास था कि पिस्तौल उस पुलिस ऑफिसर के हाथ नहीं लगना चाहिए। पिस्तौल माधुरी के जिस्म के नीचे दब गया। पुलिस ऑफिसर पिस्तौल को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर का हाथ पिस्तौल पर पहुंच गया। माधुरी ने दांत उसके बाजू पर गाड़ दिए। पुलिस ऑफिसर की उंगली ट्रैगर पर थी। ट्रैगर दब गया और गोली माधुरी के सीने में ठीक दिल के मुकाम पर महफूज हो गई। पिस्तौल चूंकि उसके जिस्म के नीचे दबा हुआ था, इसलिए फायर की आवाज भी दब कर रह गई। तारक ने अगरचे फौरन ही पुलिस ऑफिसर पर छलांग लगाई थी, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। उसने एक घुटना पुलिस ऑफिसर के कंधे पर रख दिया और अपना एक बाजू उसके गले में डालकर दबा दिया। पुलिस ऑफिसर का सांस घुटने लगा। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। तारक उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता रहा। फिर उसने अपने बाजू को एक जोरदार झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। पुलिस ऑफिसर की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, लेकिन तारक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पुलिस ऑफिसर की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। वो खत्म हो चुका था। तारक उसके ऊपर से उठ गया और फिर उसकी लाश घसीटकर स्विमिंग पूल में फेंक दी। फिर उसने माधुरी को सीधा किया। उसके सीने से बहने वाला खून जमता जा रहा था, वो भी खत्म हो चुकी थी। तारक ने पुलिस ऑफिसर का पिस्तौल उठाकर जेब में डाल दिया। हिना कहाँ है? अब निकल चलो यहाँ से, तारक ने इधर उधर देखते हुए कहा। हिना गाड़ी लेकर पिछली सड़क पर पहुंच चुकी होगी, मेरे साथ आओ। एक छोटा दरवाजा पिछली दीवार में है, हम उस तरफ निकल जाएंगे, दिलशेर ने कहा। वो लॉन में तेज कदम उठाते हुए होटल की इमारत के अकबी समत में चलने लगे। पिछली तरफ लॉन्ड्री और मुलाजमीन के क्वार्टर वगैरह थे। उन क्वार्टरों की पिछली तरफ से होते हुए अकबी दीवार के करीब आ गए। यहाँ मुलाजमीन की आमदोरफ्त के लिए एक छोटा गेट था। इस वक्त दो आदमी गेट के करीब खड़े बातें कर रहे थे। वो दोनों अधेड़ उम्र थे और उन्होंने सर्दी से बचने के लिए चादरें ओढ़ रखी थी। तारक और दिलशेर उनकी तरफ देखे बगैर गेट से निकल गए। गेट पर खड़े हुए आदमियों ने भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो दोनों पिछली सड़क पर आकर दाएं बाएं देखने लगे। चंद सेकंड बाद ही दाईं तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। कार की रफ्तार खासी तेज थी। वो ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ उनके करीब रुक गई। वो उन्हीं की कार थी। स्टीयरिंग के सामने हिना बैठी हुई थी। जल्दी बैठो, इंटेलिजेंस के एक आदमी को मुझ पर शुबा हो गया है। वो मुझे कार में बैठते देखकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागा था, हिना ने कहा। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। दिलशेर अगली सीट पर बैठा और तारक पिछली सीट पर। कार एक झटके से हरकत में आई। ठीक उसी लम्हे एक मोटरसाइकिल घूमकर उस तरफ आ गई। हिना ने कार का रुख लूदी रोड की तरफ कर दिया। मोटरसाइकिल भी उनके पीछे उसी तरफ घूमी। ये रात का इब्तदाई हिस्सा था। सड़क पर आमदोरफ्त खासी थी। हिना ने कार चलाने में बड़ी महारत का सबूत दिया। एक मौके पर उसे कार की रफ्तार कम करना पड़ी। इसी दौरान मोटरसाइकिल करीब आ गया। मोटरसाइकिल सवार के एक हाथ में पिस्तौल था। वो पिस्तौल हिना की तरफ उठाते हुए चीखा, कार रोक लो लड़की, वरना गोली मार दूंगा। हिना ने कार की रफ्तार कम कर दी। पिछली सीट पर बैठे हुए तारक ने गैर महसूस अंदाज में पिस्तौल वाला हाथ खिड़की से बाहर निकाला और मोटरसाइकिल सवार के सर पर फायर कर दिया। धमाके के साथ ही मोटरसाइकिल सवार की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। मोटरसाइकिल लहराती हुई सामने से आने वाली एक दीवार से टकरा गई।
तारक चाहता तो उसे महज जख्मी करके अपने ताकुब से निजात हासिल कर सकता था, लेकिन उसने इन तीनों को देख लिया था। वो बाद में इन्हें शिनाख्त भी कर सकता था, इसलिए उसने मोटरसाइकिल सवार को खत्म कर देना ही मुनासिब समझा। हिना कार की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद कार पृथ्वीराज रोड पर घूमकर शाहजहां से गुजरती हुई मौलाना आजाद रोड पर मुड़ गई। इस वाक़े के बाद लोग एक बार फिर घर में दुबक कर बैठ गए। अगर उन्हें शिनाख्त करने वाले खत्म हो चुके थे, लेकिन एहतियात का तकादा यही था कि वो चंद रोज रोपोश रहे। तकरीबन एक हफ्ता और गुजर गया। तारक अक्सर सोचा करता था कि 4 साल पहले वो जिस मिशन पर यहाँ आया था वो क्या था। आखिर एक रोज उसने जब इस मौजू पर शाहरुख से बात की तो उसने कहा कि वो मिशन तो उनके पकड़े जाने की वजह से खत्म कर दिया गया था। इसी दौरान जो छोटी कार्रवाइयां उन्होंने की थी उनसे लिबरेशन फ्रंट को बेहद सहारा मिला था। इनके कारवां से दिल्ली की हुकूमत बौखला गई थी। दिल्ली पुलिस तखरीबकारों की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह फिर रही थी। असल मुजरिम तो उनके हाथ ना आ सके, अलबत्ता सैकड़ों बेगुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। दूसरी तरफ कश्मीर में भी कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया गया। हजारों बेगुनाह कश्मीरी पुलिस और फौज के हाथों मारे जा रहे थे। उनके घरों को आग लगाई जा रही थी। उन्हीं दिनों ये खबर भी आई कि श्रीनगर के करीब सोपुर में कश्मीरी मुसलमानों की एक बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया था। भारतीय फौज ने मुसलमानों को उनके घरों में जिंदा जला दिया था। भारतीय अखबार तो इस किस्म की खबरें शाया कर रहे थे, लेकिन रेडियो पाकिस्तान और बीबीसी से तारक को सूरत हाल का कुछ इल्म और हो रहा था। खबरें सुन सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज उसने वापस जाने का फैसला सुना दिया। मुमकिन है तुम्हारा फैसला दुरुस्त हो, लेकिन हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी सरजमीन आज़ादी के लिए कर रहे हैं। आज़ादी की इस याद में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना वादी में भेड़िया सिर्फ भारतीय फौजियों से लड़ने वाले मुजाहिदीन का है। हमारी इन कार्रवाइयों ने भारतीय हुकूमत की साख को जो नुकसान पहुंचाया है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कार्रवाइयां दरअसल हमारी इस मिशन का हिस्सा हैं, जिसका मकसद हिंदुस्तान में कश्मीरियों के हक में राय आमा को हमवार करना है। ट्रेनिंग कैंप की तबाही के बाद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि अवाम ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। यही हमारी कामयाबी है। अगर हम राय आमा अपने हक में हमवार कर सकें तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ हमें इखलाकी मदद हासिल होगी, बल्कि हुकूमत की पॉलिसी पर किसी न किसी हद तक हमारे असर में असरअंदाज होगी। शाहरुख चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, भारत की हुकूमत पर यौम जमहूरिया मनाने की तैयारी की जा रही है। श्रीनगर और पूरी वादी में कश्मीरी मुसलमानों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का प्रोग्राम बनाया है। हमें भी इस किस्म की हिदायत की गई है। दिल्ली में कश्मीरी मुसलमान मुजाहरे करेंगे, हमारी टीम अपनी कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई में हमारे कुछ और साथी भी होंगे जिनसे तुम पहली मर्तबा मिलोगे। भारत के यौम जमहूरिया में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और उस वक्त तक अगर तुम यहाँ रुकना पसंद करो तो ठीक है, वरना मुझे तुम्हारे जाने पर कोई एतराज न होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तारक ने उसके खामोश होने पर कहा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शाहरुख ने कहा। कल रात मैंने डलहौजी हाउस में एक मीटिंग बुलवाई है। उस मीटिंग में वो सब लोग शरीक होंगे जो इस मिशन में हिस्सादार हैं। 2 मुजाहिदीन हाल ही में श्रीनगर से आए हैं, वो भी अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। मैं तो कल दोपहर के बाद घर से चला जाऊंगा। दिलशेर भी सुबह ही चला जाएगा, तुम हिना को लेकर आ जाना। मीटिंग का वक्त रात 10 बजे रखा गया है। ठीक है, मैं हिना के साथ पहुंच जाऊंगा, तारक ने जवाब दिया। उस रात तारक देर तक नहीं सो सका। पिछले पैर उसकी आंख लगी तो सुबह देर तक सोता रहा। जब आंख खुली तो पता चला कि हिना के सिवा घर पर कोई नहीं है। तारक ने तैयार होकर नाश्ता किया और ड्राइंग रूम में आ गया, जहां हनन भी मौजूद थी। वो दोनों बातों में वक्त गुजारने लगे। 8 बजे रात का खाना खाकर वो कोठी से निकल गए। कोठी में कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ दूर चलते रहे, फिर उन्हें एक टैक्सी मिल गई जिससे वो कनॉट प्लेस पहुंच गए। डलहौजी हाउस में मीटिंग का वक्त 10 बजे का था। 9:30 बजे तक वो दोनों शॉपिंग सेंटर में घूमते रहे, फिर 9:30 बजे डलहौजी हाउस में दाखिल हो गए। आज यहाँ एक मिस्री रकासा का प्रोग्राम था। लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। खनन और तारक कोने की एक मेज पर बैठ गए। उनकी मेज पर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे देखकर तारक चौंके बगैर ना रह सका। उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि उस शख्स को कब और कहाँ देखा था। वो भी उसकी तरफ देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। चंद मिनट बाद वो शख्स अपनी मेज से उठकर उस तरफ चला गया जहां बाथरूम की तरफ जाने वाला रास्ता था। 9:50 पर खनन मेज से उठ गई। वो लेडीज रूम की तरफ चली गई थी। उसके ठीक चंद मिनट बाद तारक ने भी अपनी जगह छोड़ दी। बाथरूम वाली राहदारी में दाखिल होकर वो बाईं तरफ मुड़ गया और फिर मुख्तलिफ राहदारियों और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब वो तय खाने वाले रास्ते में पहुंचा तो वहां उस शख्स को देखकर वो एक बार फिर चौंक गया जिसे हाल में साथ वाली मेज पर बैठे देखा था। उस कमरे में दीवारों के साथ सोफे बिछे हुए थे जिन पर 8 आदमी और 2 औरतें बैठी हुई थी। उनमें से एक तो हनन थी और दूसरी तारक के लिए अजनबी थी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। खासी हसीन थी वो भी। मर्दों में गुलाबदीन भी मौजूद था। उसकी यहाँ मौजूदगी साबित कर रही थी कि शाहरुख से उसका मुस्तकिल राब्ता था। ठीक 10 बजे एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए। उस शख्स ने सबसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और एक सोफे पर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद शाहरुख कमरे में दाखिल हुआ। उसने सबका एक दूसरे से तारुफ कराया। तब तारुफ को पता चला कि हाल में दूसरी मेज पर बैठे हुए जिस शख्स का चेहरा उसे जाना पहचाना लगा था वो लिबरेशन फ्रंट का एक मुजाहिद था
और सिर्फ एक दिन पहले फ्रंट की तरफ से कुछ तजावीज लेकर श्रीनगर से आया था। उसका नाम मुबारक अली था। अब तारक को सब कुछ याद आ गया कि उसे कब और कहां देखा था। तारक ने कई साल पहले जिस कैंप में ट्रेनिंग हासिल की थी, मुबारक अली उस कैंप का इंचार्ज था और वो शख्स जिसे देखकर सब लोग खड़े हो गए थे, उसका ताल्लुक भी फ्रंट से था और वो भी एक रोज पहले ही श्रीनगर से आया था। तारुफ के बाद बाकायदा मीटिंग शुरू होगी और सब लोग भारत का यौम जमहूरिया शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तजावीज पेश करने लगे। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब 11 बजे तारक मंदिर मार्ग पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से चंद गज दूर एक मकान में दाखिल हो रहा था। ये नीलम नामी उस खूबसूरत औरत का मकान था जो उस रात मीटिंग में शरीक थी। उस रात मीटिंग में ये तय कर लिया गया कि किसको किसके साथ मिलकर क्या काम करना है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तारक को आज की रात नीलम के साथ गुजारनी थी और सुबह उसे नीलम के साथ अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी। प्रोग्राम के मुताबिक तारक ने रात 12 बजे के बाद नीलम के मकान पर पहुंचना था, लेकिन वो 1 घंटा पहले ही आ गया था। दस्तक के जवाब में दरवाजा एक 9 उम्र लड़की ने खोला। लिबास और हुलिये से वो कोई मुलाजमा ही लगती थी। दरवाजा खुलते ही तारक अंदर आ गया। लड़की ने उसे रोकने या उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी, या फिर तारक ने उसे मौका ही नहीं दिया था। नीलम कहाँ है? तारक ने सवालिया नजरों से लड़की की तरफ देखा। लड़की ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तारक आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। दरवाजे के बिल्कुल सामने पलंग पर एक मर्द और एक लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दरवाजे की आवाज सुनकर वो दोनों उछल पड़े। तारक को देखकर लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने मर्द को धक्का देकर एक तरफ हटाया और खुद को छुपाने के लिए बिस्तर की चादर खींचकर जिस्म पर लपेटने लगी। उसकी आंखों में शर्मो हया नाम की कोई चीज ना थी, लेकिन चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। माथे पर सुर्ख बिंदिया उसे हिंदू साबित करने के लिए काफी थी। ये मंदिर देखकर तारक का चेहरा सुर्ख हो गया। वो घूमकर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। वो कमसिन लड़की अब भी ड्यूटी में खड़ी थी। मैंने पूछा, नीलम कहाँ है? इस मर्तबा तारक ने कदरे सख्त लहजे में लड़की से दरियाफ्त किया और लड़की ने इस मर्तबा ऊपर की तरफ उंगली उठा दी। तारक ने घूर कर लड़की की तरफ देखा और तेज से कदम उठाता हुआ जीने की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा लाउंज था और उससे आगे 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था मगर अंदर तारीकी थी। दूसरे कमरे में रोशनी थी मगर दरवाजा बंद था। तारक ने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया। ये कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। कीमती सोफे, खूबसूरत दबीज कालीन, कमरे की हर चीज खूबसूरत और कीमती थी। दाईं तरफ वाले सोफे पर एक मर्द और एक औरत बैठे हुए थे। आदमी हिंदू लगता था। उम्र 50 से कुछ ऊपर ही रही होगी। उसने धोती कुर्ता और स्याह कोट पहन रखा था। क्लीन शेव और सर के बाल सफेद थे। वो नीम मदहोश था। उसने अगरचे सोफे की पुश से टेक लगा रखी थी, लेकिन उसका सर औरत के कंधे पर झुका हुआ था और वो औरत नीलम थी। उसके जिस्म से साड़ी का पल्लू हटा हुआ था। एक हाथ में शराब का गिलास था जिसे वो मर्द के होंठों की तरफ ले जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर पैर की ठोकर पड़ने से वो इस तरह उछली कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास उसके साथ ही मर्द पर गिर गया। शराब ने उसका कुर्ता और कोट तर कर दिया। वो एक झटके से सीधा हो गया। ये कौन है बदतमीज? वो आंखें मलते हुए अखलाया। लाला जी। नीलम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। नीलम ने उस बूढ़े के कान में न जाने क्या कहा था कि वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इस सरगोशी से उसका सारा नशा भी हिरन हो गया। उसने दरवाजे के करीब पड़े हुए अपने जूते पहनने की कोशिश की मगर पैर उल्टे सीधे पड़ रहे थे। आखिरकार उसने झुककर जूते हाथों में उठा लिए और पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गया। तारक दरवाजे के करीब खड़ा खूनख्वार निगाहों से नीलम की तरफ देख रहा था। नीलम अपनी जगह से उठकर साड़ी दुरुस्त करने लगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा किरदार इतना मकरू और इतना घिनौना है। तारक सुलगती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल रात की मीटिंग में तो तुम दुख्तराने कश्मीर की इज्जत और नामूस की कस्में खाकर हिंदू भेड़ियों से खौफनाक इंतकाम की बातें कर रही थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ये रूप देखकर घिन आ रही है मुझे, और शायद यही तुम्हारा असल रूप है। बाज़-औक़ात आंखों देखा भी काबिले यकीन नहीं होता। नीलम ने मध्यम लहजे में कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जरूरी नहीं कि हकीकत वही हो जो तुमने देखी हो। मेरी नजरों को झुठलाना चाहती हो? तारक ने उसे घूरा। अगर ये सब कुछ फरेब नजर था तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत वही है जो तुम्हारे दिल में है। नीलम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। मैं कश्मीर की बेटी हूँ और कश्मीर की कोई बेटी अपनी जान तो दे सकती है, किसी को अपनी इज्जत से इस तरह खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। हाज वादी कश्मीर में मेरी सैकड़ों बहनों और बेटियों को रुसवा किया जा रहा है। मैं उनके बारे में सुनती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। मैं उनका इंतकाम ले रही हूँ। ये दुकानदारी में उसूले ज़र, अयाशी या जिनसी तस्कीन के लिए नहीं कर रही। ये तो वो जाल है जो इनमें खूनख्वार भेड़ियों को फंसाने के लिए फैलाए बैठी हूँ। लोगों को मेरा दामन दागदार नजर आता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा दामन बिल्कुल साफ और बेदाग है। मैं ये सब कुछ अपने वतन की आज़ादी के लिए कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी को मुकर्रर हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। तुमने जो कुछ देखा वो हकीकत में नहीं था जो तुम समझ रहे हो। लेकिन नीचे एक कमरे में मैंने जो कुछ देखा है वो क्या है? तारक बोला। हाँ वो हकीकत है, नीलम ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें शायद इल्म नहीं कि वो हिंदू लड़की है और उसका चाहने वाला भी हिंदू है। मैं उन्हीं के जूते उन्हीं के सर पर मार रही हूँ।
उन्हीं की बेटियों और बहनों को उन्हीं के सामने नंगा कर रही हूँ। ये बेड़ियानुमा इंसान बड़ी खुशी से अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत से खेलते हैं और मुझे वो सब कुछ मिल जाता है जो मैं चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये दुकानदारी सजा रखी है। बस समझा नहीं। तारक की आंखों में उलझन तैर गई। ये कोठा आम तमाशबीनों के लिए नहीं है, नीलम ने जवाब दिया। यहाँ आने वालों का ताल्लुक या तो हुकूमत के आला ओहदेदारों से होता है या ऐसी शख्सियात से जिनसे हम अपने काम की कोई बात मालूम कर सके या उससे कोई फायदा उठा सके। ये बुड्ढा जो अभी यहाँ से गया है, जानते हो कौन है? मैं क्या बता सकता हूँ, तारक ने नफी में सारी लाया। ये लाला प्रेम नाथ है, कश्मीरी हिंदू, नीलम ने जवाब दिया। इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कश्मीर में गुजरा है। आजकल हुकूमत के उस शोबे से वाबस्ता है जिसे अमूरे कश्मीर का नाम दिया जाता है। लाला प्रेम नाथ उस शोबे में कलीदी ओहदे पर फाइज है। इसके सबब से कुछ कारामद बातें मालूम हो चुकी हैं और कुछ के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन तुमने उसके कान में क्या कहा था कि वो इस तरह बदहवास होकर भाग निकला? तारक ने कहा। मैंने उसे बताया कि तुम एक मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हो और कुछ देर बाद वो मिनिस्टर भी यहाँ आने वाला है। ये सुनते ही वो इस कदर बदहवास हुआ कि जूते हाथ में उठाकर भाग गया। नीलम ने यह कहते हुए हल्का सा कहका लगाया, फिर बात जारी रखते हुए बोली, और नीचे तुमने जिस शख्स को देखा वो भी हुकूमत के एक आला ओहदे पर फाइज है, लेकिन अब वो भी भाग गया होगा। मुझे अफसोस है नीलम, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया। तुम वाकई अजीम हो कि तुमने अपने वतन की आज़ादी और अपनी हम वतन बहन और बेटियों की नामूज की खातिर रुसवाई का दाग अपनी पेशानी पर बना रखा है। ये रुसवाई का दाग नहीं, दरहकीकत तुम्हारे माथे पर चमकता हुआ वो रोशन सितारा है जो दूसरों को राह दिखाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वतन की आज़ादी के लिए हमें जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे, नीलम ने कहा। मैं शायद जल्दी आ गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 12 बजे आने को कहा था। नीलम मुस्कुराई। बहरहाल आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। उस कमरे में आ गए जिसका दरवाजा खुला हुआ था लेकिन बत्ती बुझी हुई थी। नीलम ने अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। ये बेडरूम था। यहाँ की हर चीज खासी कीमती थी। ये मेरा जाती बेडरूम है, इसमें मेरे सिवा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, नीलम कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई। उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे साइड टेबल पर रख दी गई। ये लो गर्म गर्म काफी, मेरे ख्याल है तुम इसकी तलब महसूस कर रहे होगे, नीलम ने ये कहते हुए एक कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तारिक पलंग के सामने वाली दीवार के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीलम अपना कप लेकर कालीन पर बैठ गई। तारिक भी कुर्सी से उठकर कालीन पर आ गया। उसने पहली मर्तबा महसूस किया कि नीलम लिबास भी तब्दील कर आई थी। अब वो शलवार कमीज पहने हुए थी। क्या प्रोग्राम है? तारिक ने काफी की चुस्की लेते हुए पूछा। नीलम को जवाब देना ही चाहती थी कि नीचे कहीं से काल बैल की आवाज सुनाई दी। नीलम कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसकी वापसी में तकरीबन 10 मिनट लगे थे। उसके हाथ में पीले रंग का एक शोल्डर बैग था। उसे बैग बड़ी एहतियात से एक तरफ रख दिया और वो एक बार फिर सुबह का प्रोग्राम बनाने लगे। वो दोनों सुबह ठीक 6 बजे घर से निकल गए। तकरीबन उसी वक्त उनके साथी भी अपने ठिकानों से निकलकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल रहे थे। सुबह 9 बजे यौम जमहूरिया की तकरीबात का आगाज हुआ और ठीक उस वक्त जब भारतीय वजीर आजम अपना भाषण दे रहा था, शहर धमाकों से गूंजने लगा। पहला धमाका दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन पर हुआ। उसके बाद थोड़े थोड़े वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके होने लगे। ये धमाके दिल्ली में कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से भारत को यौम जमहूरिया की सलामी थी। दिल्ली के पुलिस हुकाम बुरी तरह बुखला गए। गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान में यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता। पहली दिहाड़ जेल से 2 खतरनाक कश्मीरी मुजाहिदीन का फरार, जिनमें एक पुलिस के हाथों मारा गया था और दूसरा मफरूर रोपोश होने में कामयाब हो गया था। उसके बाद सफदरजंग एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए जहाज की तबाही और उसके सिर्फ 3 दिन बाद जमुना के किनारे ट्रेनिंग कैंप की तबाही, फिर कोटला फिरोज शाह में नामालूम लोगों के हाथों 8 पुलिस वालों की हलाकत और फिर होटल ओबेराय के स्विमिंग पूल में एक पुलिस अफसर की लाश और पूल के करीब एक ऐसी औरत की लाश का पाया जाना जो चंद रोज पहले जेल से भागे हुए कश्मीरी मुजाहिद और उसके साथी को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार हो गई थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था। और ये औरत अक्सर व बेशतर उस पुलिस अफसर के साथ देखी गई थी जिसकी लाश ओबेराय के स्विमिंग पूल में पाई गई थी। आखिर में भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर पूरे दिल्ली में बमों के धमाके, जिनमें मजमूई तौर पर 11 अफराद की हलाकत के अलावा करोड़ों रुपए की इमलाक का नुकसान भी हुआ था। एक अंग्रेज अखबार ने गुजरे हुए वाकयात का तफसीली तज्जिया शाया करते हुए शुबे का इजहार किया था कि इन तमाम सरगर्मियों के पीछे तिहाड़ जेल से भागे हुए तारिक सईद नामी उस कश्मीरी मुजाहिद का हाथ है जिसका पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी। अखबार ने इस यकीन का इजहार भी किया था कि तारिक सईद को दिल्ली में रहने वाले कुछ और लोगों की इमदाद भी हासिल है और ये लोग एक मुनज़्ज़म गिरोह की तरह कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन पुलिस अभी तक तारिक सईद या उसके किसी साथी का सुराग नहीं लगा सकी थी। उसके बरक्स बेगुनाहों को पकड़कर न सिर्फ जेलों में ठोंस दिया गया बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अखबार ने पुलिस को मशवरा दिया था कि वो इन बेगुनाहों पर तशद्दुद करने की बजाय उन लोगों को तलाश करने की कोशिश करे जिनकी वजह से शहर में खौफो हिरास फैला हुआ है। अखबार ने तारिक सईद की तस्वीर भी शाया की थी। ये तस्वीर 4.25 साल पुरानी थी और जेल के रिकॉर्ड से हासिल की गई थी। ये तस्वीर आज के तारिक सईद से इस कदर मुख्तलिफ थी कि उसकी मदद से तारिक को शिनाख्त करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था।
यौम जमहूरिया पर धमाकों के बाद तारक और उसके साथी एक बार फिर अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करके जेरे जमीन चले गए। गुलाबदीन उनके लिए बहुत ही कारआमद आदमी साबित हुआ। ये लोग उसकी बदौलत ट्रेनिंग कैंप के बारे में मालूमात हासिल कर सके थे और फिर यौम जमहूरिया के मौके पर भी उसने उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शाहरुख उससे अभी और काम भी लेना चाहता था। ये इतला भी गुलाबदीन ही ने दी कि पुलिस ने खुफिया तौर पर चंद ऐसे सरकारी अफसरों की निगरानी शुरू कर दी है जिन्हें मादी में मशकूक अफराद से मिलते जुलते देखा गया था। यहाँ अब भी उनके ऐसे लोगों से रवाबित कायम थे जिनका किरदार पुलिस के लिए मशकूक था। उनमें बाज नाम तो ऐसे थे जो शाहरुख के लिए अजनबी थे, लेकिन एक दो नाम उसके जाने पहचाने थे। उनमें एक लाला प्रेम नाथ का भी नाम था। लाला प्रेम नाथ हुकूमत के शोबे अमूर कश्मीर में एक अहम ओहदे पर फायज था। ये बुढ़ा नीलम के हुस्न का असीर था और नीलम के जरिए उससे हुकूमत हिंद की कश्मीर की पॉलिसी के बारे में कुछ न कुछ मालूम होता रहता था। लाला प्रेम नाथ उनके लिए नहायत ही अहम आदमी था और वो लोग उसे खोना नहीं चाहते थे। नीलम को इस सिलसिले में खबरदार कर देना जरूरी था। नीलम के यहाँ अगरचे टेलीफोन मौजूद था, लेकिन शाहरुख ने फोन पर बात करने की बजाय तारक को नीलम के पास भेज दिया कि उसे इस सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। तारक शाहरुख की गाड़ी ले गया। वो रात तकरीबन 10 बजे मंदिर रोड पर पहुंच गया। गाड़ी उसने लक्ष्मी नारायण मंदिर के करीब एक तंग सी गली के मोड़ पर छोड़ दी और टहलने वाले अंदाज में नीलम के मकान की तरफ चलने लगा। दस्तक के जवाब में दरवाजा आज भी उसी लड़की ने खोला था। तारक उससे कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 2-3 कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे, अलबत्ता रोशनी तमाम कमरों में नजर आ रही थी। नीलम कहाँ है? तारक ने अंदर दाखिल होने के बाद लड़की से पूछा। अच्छी तरह कान खोल कर सुनो, मैं नीलम के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी और के बारे में नहीं। न जाने क्यों लड़की के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तारक सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीलम ऊपर वाले लाउंज ही में मिल गई। ओह तुम? वो तारक को देकर चौंके बगैर ना रह सकी। हाँ मैं। एक बहुत ही अहम मामला दरपेश था। शाहरुख ने फोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मुझे भेज दिया गया। तारक ने कहा तुम कमरे में चलकर बैठो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। नीलम ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया और सीढ़ियां उतरने लगी। तारक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा बैठा। उसने कमरे की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं महसूस की। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। तारक कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उठकर कमरे से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। तारक ने दरवाजे की आड़ से झांक कर देखा। वो नीलम थी और उसके साथ लाला प्रेम नाथ भी था, जो बुरी तरह हाँप रहा था। नीलम ने उसे सहारा दे रखा था। वो दोनों उस कमरे के सामने से गुजरते हुए दूसरे कमरे में चले गए। मजीद 10 मिनट इंतजार में गुजर गए। जब नीलम कमरे में आई तो उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। तुमने बत्ती नहीं जलाई? उसने पूछा। कोई खास बात नहीं, अंधेरे में बैठना अच्छा लग रहा है। तारक ने कहा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यही वो कागजात है जिनके उसूल के लिए मैं तड़प रही थी, और लाला प्रेम नाथ मेरे लिए। नीलम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागजात का पलंदा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं समझा नहीं। तारक बोला। ये कश्मीर के बारे में हुकूमत की अगली 1 साल की पॉलिसी है। मैं बहुत दिनों से इसके उसूल के लिए लाला प्रेम नाथ पर दबाव डाल रही थी, नीलम ने बताया। ओह, तारक चौंक गया। मैं लाला प्रेम नाथ ही के सिलसिले में यहाँ आया था। लाला प्रेम नाथ इंटेलिजेंस की नजरों में आ गया है और उसकी बाकायदा निगरानी हो रही है। मैं यही कहने आया था कि फिलहाल उससे दूर ही रहो। तुम ये कागजात संभालो, मैं लाला जी से निमट कर आती हूँ। नीलम ये कहते हुए कमरे से निकल गई। 10 मिनट गुजर गए। अचानक नीचे से नुस्वानी चीखों और शोर की मिली जुली आवाजें सुनाई देने लगी। तारक बदहवास सा होकर कमरे से निकल आया। नीलम भी दौड़ी दौड़ी वहाँ पहुँच गई। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? तारक ने पूछा। मेरा ख्याल है पुलिस ने रेड किया है। तुम मेरे कमरे में जाओ और ये कागजात छुपा लो, मैं देखती हूँ। नीलम कहती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। तारक नीलम के कमरे में घुसकर दीवार के साथ चिपक गया। उसने कागजात का पलंदा बड़ी एहतियात से अपने लिबास में छुपा लिया था। नीलम जब नीचे पहुंची तो सूरत-ए-हाल खासी तशवीशनाक थी। 4 पुलिस वाले, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल, तीनों कमरों से प्यार के पंछियों को बाहर ला चुके थे। तीनों लड़कियां हिंदू थी और मर्द भी उनके हम मजहब ही थे। लड़कियों ने जिस्मों पर बिस्तरों की चादरें लपेट रखी थी और मर्दों ने उल्टे सीधे लिबास पहनकर अपनी उरियानियत छुपाने की कोशिश की थी और तीनों थर थर कांप रहे थे। इंस्पेक्टर विजय, नीलम ने इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें थाने में बैठे बिठाए अपना भत्ता मिल जाता है, तो तुम मेरे मेहमानों को इस तरह परेशान करने क्यों आए हो? आज बात जरा मुख्तलिफ है नीलम भाई, इंस्पेक्टर विजय ने कहा। वो एक जवान आदमी था और उसके चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी बड़ी भली लग रही थी। मुझे इतला मिली थी कि लाला प्रेम नाथ यहाँ आया हुआ है। इंटेलिजेंस वाले लाला प्रेम नाथ को तुम्हारे साथ रंगे हाथों पकड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने सोचा कि उनसे पहले रेड करके क्यों ना ये क्रेडिट मैं हासिल कर लूं। कहाँ है वो लाला प्रेम नाथ? लाला प्रेम नाथ? नीलम बुरी तरह चौंक गई, फिर संभलते हुए बोली, तुम मेरे साथ आओ इंस्पेक्टर, और अपने आदमी से कहो मेरे मेहमानों को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, उन्हें भी तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ए, तुम लोग यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर विजय ने अपने आदमियों से कहा और नीलम के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। तारक दरवाजे के पीछे छुपा सीढ़ियों पर नीलम और इंस्पेक्टर विजय की आवाजें सुन रहा था। नीलम की बातों से तारक को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि उसने क्या मंसूबा बनाया था और इंस्पेक्टर को ऊपर क्यों ला रही थी। अंदर चलो इंस्पेक्टर। लाला प्रेम नाथ अंधेरे में दुबका बैठा था, नीलम ने कहा। इंस्पेक्टर विजय जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे के पीछे छुपे हुए तारक ने उस पर छलांग लगा दी।
उसने अपना एक बाजू इंस्पेक्टर की गर्दन पर लपेट दिया। ये सूरत इंस्पेक्टर विजय के लिए कतई गैर मुतवक्के थी। उसने संभलने की कोशिश की लेकिन उसकी गर्दन शिकंजे में जकड़ी जा चुकी थी। वो दोनों हाथों से गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा लेकिन तारक की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती चली गई। ऐसे मौकों पर उसके चेहरे पर अजीब सी दरिंदगी उभर आती थी। इस वक्त भी उसके चेहरे के तासरात बहुत खौफनाक थे। इंस्पेक्टर विजय के हल्क से खरखराहट की आवाजें निकल रही थी। तारिक ने उसकी गर्दन को 2-3 जोरदार झटके दिए। आखिरकार कड़क की हल्की सी आवाज उभरी और इंस्पेक्टर की गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीख को तारिक ने दूसरे हाथ से दबा लिया था। तुम जल्दी से इसकी यूनिफॉर्म पहन लो, मैं लाला को ले आती हूँ, नीलम कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही तारिक ने इंस्पेक्टर की लाश को दरवाजे की आड़ में घसीट लिया और उसकी यूनिफॉर्म उतारने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद नीलम जब लाला प्रेमनाथ को लेकर उस तारीक कमरे में दाखिल हुई तो तारिक इंस्पेक्टर की वर्दी पहन चुका था। कागजात भी उसने एहतियात से कमीज के अंदर छुपा लिए थे। उसने इंस्पेक्टर की टोपी सर पर इस तरह झुकाई कि उसका ऊपर का निस्फ चेहरा छुप कर रह गया। उसने होलिस्टर से रिवाल्वर निकालकर हाथ में पकड़ा और लाला प्रेमनाथ की तरफ देखा जो थर थर कांप रहा था। चल बे शैतान, तारिक उसे ठोकर रसीद करते हुए बोला, आज तो ये पता चलेगा कि इश्क कैसे लड़ाया जाता है। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर, इस चलता है या नहीं? तारिक ने उसे देखा और ठोकर रसीद कर दी। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगे। आखिरी सीढ़ी पर तारिक रुक गया, यहाँ नीम तारीकी थी। वो कांस्टेबलों की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब यहीं रुको और इन सब के हाथ पैर बांध कर डाल दो, मैं भी आता हूँ। तारिक ने मसनूई तौर पर खांसते हुए कहा और लाला प्रेमनाथ और नीलम को धक्के देता हुआ मकान से बाहर निकल गया। दरवाजे के सामने भी 2 कांस्टेबल मौजूद थे। उन्होंने खट से सैल्यूट चाड़ दिया। तारिक ने उनकी तरफ देखे बगैर खांसते हुए कहा, तुम लोग अंदर जाओ और मुल्जिमों को बांधने में अपने साथियों की मदद करो, मैं इन दोनों को ठिकाने लगा कर आता हूँ। एक कांस्टेबल ने अजीब सी नजरों से तारिक को देखा। वो कुछ कहना चाहता था मगर तारिक लाला प्रेमनाथ को धक्के देता हुआ आगे बढ़ गया। गली में एक आदमी और 2-3 औरतें जा रही थी। पुलिस को देखकर वो एक तरफ हटकर और भी तेज कदम उठाकर चलने लगे। गली के मोड़ पर तारिक गाड़ी के करीब रुक गया। इस बुड्ढे को लेकर पीछे बैठ जाओ, जल्दी करो, तारिक ने कहा और अगला दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। गाड़ी एक जबरदस्त झटके से आगे बढ़ी थी। वो गली से निकलकर जैसे ही मेन रोड पर आए, पुलिस की एक जीप तेजी से गली में मुड़ती हुई नजर आई। सड़क पर आती तारिक ने कार की रफ्तार तेज कर दी। उसे यकीन था कि ये पुलिस पार्टी नीलम के मकान की तरफ ही जा रही थी। इंस्पेक्टर विजय के आदमियों को तो वो बेवकूफ बनाकर निकल आए थे, लेकिन जब ये नए पुलिस वाले वहां पहुंचेंगे तो उनका राज फाश हो जाएगा और फौरन इनकी तलाश शुरू हो जाएगी। पुलिस जीप में रेडियो ट्रांसमीटर भी होगा, इसके जरिए वो पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर सकते थे। अगरचे उनकी कार नहीं देखी गई थी लेकिन चेकिंग के दौरान में धर लिए जाने का इम्कान था। ड्राइविंग कर सकती हो नीलम? तारिक ने पूछा। हाँ, नीलम ने कहा। तो फिर जल्दी से आगे आ जाओ, मैं इस बुड्ढे से निमटता हूँ। तारिक ने गाड़ी रोक ली और नीलम अगली सीट की पुश्त के ऊपर से आगे आ गई और तारिक पीछे पहुंच गया। कहाँ चलना है? नीलम ने गाड़ी को हरकत में लाते हुए पूछा। इस वक्त 0 पॉइंट करीब तरीन है, उसी तरफ चलो, तारिक ने जवाब दिया और लाला प्रेमनाथ की तरफ मुतवज्जो हो गया। लाला प्रेमनाथ खौफ से नीम मुर्दा हो रहा था। तारिक ने अचानक ही लपक कर उसका नरखड़ा दबा लिया। बुड्ढे ने मुजाहमत तो की लेकिन ये मुजाहमत ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। रूह ने जल्दी उसके नातवान जिस्म का साथ छोड़ दिया। इत्मीनान कर लेने के बाद कि लाला प्रेमनाथ खत्म हो चुका है, तारिक ने कार का दरवाजा खोलकर उसकी लाश बाहर धकेल दी और हाथ झाड़ता हुआ सीधा होकर बैठ गया। मुख्तलिफ समतों से पुलिस सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसका मतलब था कि शहर में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त नीलम ने कार कनाट प्लेस पर डलहौजी हाउस की पिछली गली में मोड़ दी। ये गली सुनसान थी, चंद कारें खड़ी थी। उसने कार एक जगह रोक दी और वो दोनों उतरकर तकरीबन दौड़ते हुए एक तंग से दरवाजे में दाखिल हो गए। अंदर तारीकी थी। वो दोनों एक लम्हे को रुके और फिर अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ने लगे। ये तंग सी ड्यूटी थी जिसका एक मोड़ घूमकर वो रोशनी में आ गए। पुलिस की यूनिफॉर्म में होने की वजह से तारिक को अचानक ही एक आदमी ने सामने आकर रोक लिया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। तारिक ने इत्मीनान से टोपी सर से उतारी और उसी लम्हे नीलम भी सामने आ गई। पहचान लिए जाने के बाद उन्हें मखसूस कमरे में पहुंचा दिया गया। इस कमरे में शाहरुख बैठा हुआ था। वो एक पुलिस वाले को नीलम के साथ देखकर एक झटके से उठ गया। फिर तारिक को पहचान कर उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। तुम लोग? वो बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए हैरत से बोला। मैं समझा नहीं ये सब क्या है। नीलम का खेल खत्म हो चुका है, तारिक ने जवाब दिया और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। ये कश्मीर के बारे में भारतीय हुकूमत की अगले 1 साल की पॉलिसी है। इन कागजात का उसूल नीलम का एक बहुत बड़ा कारनामा है। तारिक ने शर्ट के नीचे से कागजात का पलंदा निकालकर शाहरुख के सामने मेज पर डाल दिया। शाहरुख कागजात खोलकर देखने लगा। वो अगरचे सरसरी अंदाज में उन कागजात को देख रहा था, लेकिन हर कागज पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी। नीलम, वो कागजात मेज पर रखते हुए बोला, तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि भारतीय हुकूमत अगले 1 साल के दौरान वादी कश्मीर में क्या कुछ करने का इरादा रखती है, लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हम वादी में हर जगह इनका मुकाबला करेंगे। और तारिक, तुम? वो तारिक की तरफ देखने लगा। 2-4 रोज में तुम भी रवानगी की तैयारी करो। यहाँ सिर्फ एक काम ऐसा रह गया है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तुम कश्मीर रवाना हो जाओगे। नीलम भी तुम्हारे साथ जाएगी।
है।